पर। और अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय कानून मंत्री, बीकानेर से सांसद, हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। इससे पहले इस मंच पर बीजेपी के रणनीतिकार प्रहलाद जोशी जी, संगठन से जुड़े हुए अरुण सिंह जी भी यहां पर आए और बेबाकी से सवालों का उन्होंने जवाब दिया। शुरुआत सवालों के जवाब की अगर करें, आपसे सवाल पर पूछने की करें, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस बार के राजस्थान चुनाव में बीजेपी के राजस्थान से जुड़े हुए इतने दिग्गज हो गए हैं कि कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहा है कि किसके साथ मैं जाऊं, कहीं दूसरा तो नाराज नहीं हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन तय करता है कि आपको ईस्टर्न राजस्थान में काम करना है, आपको वेस्टर्न राजस्थान में काम करना है, आपको हाड़ौती में काम करना है। तो ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है, इसमें गलत क्या है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, बहुत से नेताओं को हमने अलग अलग जगह हमारे संगठन ने लगाया और हम काम कर रहे हैं। मैं बीकानेर से आता हूँ, कोटा भी गया, मैं बीकानेर से आता हूँ, आदिवासी अंचल में भी गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं और कार्यकर्ता कतई कंफ्यूज नहीं है। सर, एक जो कहा जा रहा है, कांग्रेस बार बार हर मन से दोहरा रही है कि अगर इतना ही अपने ऊपर विश्वास था बीजेपी को या केंद्र की योजनाओं पर, तो फिर सांसदों की इतनी बड़ी फौज क्यों उतारती? देखिए, यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। ये इस पे उनको बात करने का अधिकार नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस ने भी कई बार सांसद उतारे हैं, अब लंबी लिस्ट है उसकी भी। लेकिन देखिए, बात विश्वास की है, जनता पे विश्वास है हमारा। 5 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया, जनता उनसे त्रस्त हुई और त्रस्त होने के कारण जो इकोनॉमी राजस्थान की बिगड़ी, तो आप देखेंगे कि ठेकेदारों के बिल पेंडिंग है। ट्रेजरी को कह दिया गया है कि 5 लाख से अगर ऊपर बिल है तो आप पास मत करें। ऐसी स्थिति थी क्या राजस्थान की? किस दिशा में राजस्थान को ले जा रहे हैं आप? इसलिए जनता त्रस्त हुई है। जब जनता त्रस्त हुई है तो जनता ने ऑप्शन चुना है कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के सारे बीजेपी ही राजस्थान को विकसित राजस्थान बना सकती है। यह कौन सी रणनीति का हिस्सा है कि आपकी पार्टी के दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनावी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, उनको टिकट नहीं मिला, सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं मिल पाया और नाराज जो हो गए, फिर उसके बाद बगावत भी की, तो उनको मनाने की भी उस तरीके से कोशिश नहीं की गई। हाँ, एक कमेटी जरूर बनाई गई थी, लेकिन ये कौन सी रणनीति बीजेपी इस चुनाव में है? देखिए, टिकट मिलने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। जिलों से नाम आते हैं, फिर वो चुनाव समिति में जाते हैं। चुनाव समिति में एक सामूहिक चिंतन होता है। सामूहिक चिंतन में जिस व्यक्ति पे नाम भाई ये ठीक है, उसके बाद जितने भी टिकट मांगने वाले हैं सब साथ हो जाते हैं। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखा गया। फिर भी आपने कहा कुछ बागी हुए, उनको हमने समझाया, कुछ नहीं बैठे उन पे कार्रवाई की। ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर, जानना सब ये भी चाहते हैं कि ऐसी क्या जादुई छड़ी है आपके पास, अर्जुन राम मेघवाल के पास, कि वो बीजेपी के अर्जुन बन गए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठाएं हैं उनके तहत काम करता हूं। इतना ही काम है मेरा। अभी बीजेपी अर्जुन के निगाहों की तरह राजस्थान में जनता के समर्थन से सत्ता हासिल करने के लिहाज से आंख की तरफ निशाना साधे बैठी है। जनता यह भी समझना जानना चाह रही है कि आखिर कमल के फूल के चेहरे को आगे किया जा रहा है और पिछले चुनावों को अगर देखें, वहां पर बीजेपी की तरफ से चेहरा दिया जाता था। इस बार चेहरा क्यों नहीं दिया गया? यह भी रणनीति का हिस्सा जी। आपको बताया ना, कमल का फूल वो हमारा सीएम फेस है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो रणनीति का हिस्सा अगर यह है, अगर बीजेपी जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सरकार में आएगी, सरकार बनाएगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसमें अर्जुन राम मेघवाल जी को रणनीति के तहत कहा जाए कि आप केंद्र से जाइए, राजस्थान को संभालिए, तो तैयार? मेरा विषय नहीं है जी।
ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ना। ये मेरा विषय ही नहीं है, मैं इस पे क्यों बात करूं, मेरा विषय ही नहीं है, ये मेरा विषय ही नहीं है, संसदीय बोर्ड का विषय है। और कई बार हमारे जो प्रभारी हैं इस विषय को कह चुके हैं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी 25 सितंबर को जब जयपुर आते हैं तो यहाँ की सभा में कहा उन्होंने, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती थी, उसमें बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा हमारा जो सीएम फेस है वो कमल का निशान है। लेकिन सर, क्या ये जनता के लिए छल नहीं होगा कि बिना वो कमल के निशान को चुन ले, लेकिन बाद में वो एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जैसे वो पसंद ना करती हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। जनता, देखिए आपने भी कहा कि आप सत्ता प्राप्त करना चाहते, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहती? हम भी चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले तो जो हमारी नीतियां हैं वो हम लागू करें, वो लागू करने का ही माध्यम होता है। उसके बाद पॉलिटिक, यहाँ राजस्थान में आमतौर पे बायपोलर पॉलिटी है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं पे थर्ड फ्रंट का विषय भी आता रहता है, लेकिन आमतौर पे बायपोलर पॉलिटी है। बायपोलर पॉलिटी में जब उम्मीदवार आ जाता है तो कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है उसको हम पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जब निर्णय जनता कर देती है और एक दल के विधायक ज्यादा चुने जाते हैं, उसका सीएम होता है, तो इसमें कहां धोखा है? कहीं धोखा नहीं है इसमें। बीजेपी के प्रमुख मुद्दों की इन चुनावों में बात करें तो पेपर लीक की बात की जाती है। कांग्रेस कहती है कि गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए कि पेपर लीक हुए कि नहीं, वहां पर क्या कार्रवाई हुई। महिला अत्याचार और अपराध की बात होती है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों के महिलाओं के अपराध को वहां पर गिनाया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देकर कहा जाता है कि राजस्थान नंबर 1 नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर बात होती है तो कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी की एजेंसी के तौर पर काम करते हैं, इनको चुनाव का चिन्ह बना लेना चाहिए, अपना अलायंस बना लेना चाहिए। तो जो भी मुद्दे बीजेपी इस बार चुनाव में लेकर आ रही है, कांग्रेस इस पर हमलावर इस तरीके से है कि बीजेपी अपने शासित राज्यों को तो देख ले। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे बाबूलाल कटारा आरपीएससी के मेंबर, उन पे भ्रष्टाचार का मामला चला, उनको आरपीएससी से हटाया गया, ऐसा किसी स्टेट में हुआ है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, किसी स्टेट में हुआ है क्या ऐसा भ्रष्टाचार का नंगा नाच? तो किसी राज्य में हम देख नहीं सकते जो हुआ। आरपीएससी जैसी संस्था को बदनाम कर दिया और इतने पेपर लीक। दूसरा, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया। देखिए, महिला अत्याचार का मुद्दे आप देखिए, मैं आपकी कन्वेंशन रेट बता रहा हूं, तुष्टीकरण का भी आपने जिक्र किया, कई ऐसे मामले आए। दिवाली आई, रामनवमी आई, हमारे कार्यकर्ताओं ने जुलूस की परमिशन मांगी तो 20 कंडीशन लगा दी, परमिशन तो दी। ऐसे ही कोई दूसरा वर्ग जिसने कोई परमिशन मांगी, उसका भी कोई फेस्टिवल आया, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये तुष्टीकरण है। इसको हम तुष्टीकरण कहते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव के वक्त में राम याद आते हैं बीजेपी को। चुनाव के वक्त का विषय है क्या? राम इस देश में रहने वाले हर नागरिक का आस्था का विषय है। चुनाव से जोड़ते ही क्यों? वही हमें कहते थे ना कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, वही तो कहते थे। अब तो श्री राम जी का मंदिर भी बन रहा है और तिथि भी बता रहे हैं, 22 जनवरी तिथि भी बता रहे हैं हम। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या योजना है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय हमने दिया है और सीधा मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप शायद पूछ रहे होंगे हमसे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत से सुझाव आए हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद जो हमारी रिपोर्ट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, दरअसल मेरी सहयोगी अपर्णा ये जानना और समझना चाह रही हैं, दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी जब केंद्र में आई उस दौरान उनके घोषणा पत्र में 3 तलाक का मुद्दा था, धारा 370 हटाने की बात थी, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात थी, सीए एनआरसी की बात थी। ये सारी बातें लगभग पूरी हो गई है अगर सीए एनआरसी को अलग कर दिया जाए। उसमें यूसीसी भी था, तो क्या 2024 से पहले ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए?
ये तो आप मानते ही हो कि हमारी बहुत सी घोषणाएं पूरी की है केंद्र सरकार ने। ये तो 370 जैसी घोषणाओं को पूरा किया हमने, मानते ही हो। देखिए, राज्यों ने इसमें पहल की है। गोवा इसमें बहुत आगे आया और यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने इसको लागू भी कर दिया। उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे आया है। मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर चर्चा कर रहा है और उसमें विषय यह है कि सिविल लॉ है, किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। आप नागरिक हो उसके नाते, सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो और अगर आपको हेलमेट पहनना एक सिविल लॉ है तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए भाई ये तो इस वर्ग का है इसलिए तो ये नहीं पहनेगा, या इस वर्ग का ये नहीं पहनेगा। ये सिविल लॉ है, सिविल लॉ में समानता आनी चाहिए। ये विषय है भारत का और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पे चिंतन कर रहा है, तेजी से चिंतन कर रहा है। चिंतन का निष्कर्ष कब तक निकल पाएगा? जल्दी निकलेगा जी, उनकी मैंडेट है उनका। नहीं, वही समझ जा रही कि 2024 के चुनाव देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, उसमें लगातार। अब वैसे तो आप ये पूछ लोगे साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी आपने कमेटी बना रखी है, उसमें समय लगता है ना चीजों का, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास अभी आपसे पहले जुड़े थे हमारे साथ। जब मैंने उनसे क्राइम पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले क्राइम को लेकर घेरने की बात करते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट्स क्यों नहीं देखते, एमपी को क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ जो क्राइम बढ़े ना उसका कारण तुष्टीकरण है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। उनको लगा कि हम तो वोट देते हैं ना सरकार को, हमें कौन पकड़ेगा। और उसके बाद पुलिस को भी जो जांच हुई उसमें ढिलाई हुई, फिर कन्वेंशन रेट, क्योंकि उसकी जांच कमजोर थी तो वो छूट और गया, इसलिए अपराध बढ़ गए। और फिर कोई ऐसा मंत्री बोल जाए, वो भी विधानसभा में, जो सेकंड नंबर का मंत्री हो, कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, तो उसके बाद जो अपराध करने वाले हैं उसके हौसले ज्यादा बढ़ गए। ये प्रताप सिंह जी को सोचना चाहिए, इसलिए बढ़े अपराध ज्यादा यहां। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यही कहते हैं कि बीजेपी काम की बात नहीं करती है। बीजेपी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि आप आइए और मेरी 7 गारंटियों के बारे में चर्चा कीजिए। जो राहत कैंप के जरिए हमने 10 वायदे निभाए हैं उनकी बात कीजिए, आसपास की बात मत कीजिए। ये बात कही जाती है। तो वो गारंटी नहीं थी, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे 10 तक गिनो, वो गारंटी नहीं थी क्या? तो केंद्र सरकार ने नेशनलाइज बैंक के जरिए नहीं माफ कराया ना? बोलने से पहले बोलना चाहिए था, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। वो तो राहुल गांधी ने बोला था, 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी। क्यों बोला? झूठा वादा करके आप सत्ता में आ गए ना, हम यही कह रहे हैं। तो आपकी पहली गारंटियों का क्या हुआ? 3500 रुपए बता देंगे, क्या हुआ? बोला गया तो ईआरसीपी लेकर आएंगे, ये 2019 में भी था। देखिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आ गई, अब जनता समझ गई। अब आप देखिए, उन्होंने कहा नहीं कोई नीलामी नहीं हुई जमीनों की, बीजेपी झूठ बोल रही है। तो जब विधानसभा में जवाब दिया कि लगभग 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई या हो रही है, तो फिर एक्ट लाए। इसका मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम तो सही बोल रहे थे। आप एक्ट क्यों लाए फिर? अगर किसानों की जमीन नीलाम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि किसान को समझ में आ गया कि मेरा कर्जा तो माफ है, वो संपूर्ण कर्जा बोल गए ना वो, तो उन्होंने समझा मेरा कर्जा माफ है, तो केसीसी डिस्टर्ब हो गई। केसीसी डिस्टर्ब हुई तो किसान को आगे लोन नहीं मिला, बैंक ने कहा भी पैसा चुकाओ नहीं तो जमीन आपकी नीलाम हो जाएगी। तब ये जागे और चौथे साल में, सत्ता के चौथे साल में ये एक्ट लाना पड़ा कि हम किसान की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। क्यों हो रही थी नीलाम? क्योंकि इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में यह कहा कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल जी से जानना चाहेंगे कि बीजेपी क्यों आ रही है और कांग्रेस क्यों जा रही है। देखिए, इनका जो कुशासन था उसके कारण जनता त्रस्त हो गई। इन्होंने वादा किया था कि हम सुशासन लाएंगे, गुड गवर्नेंस देंगे। द गुड गवर्नेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बैड गवर्नेंस। और जैसे ही बैड गवर्नेंस में कन्वर्ट हुआ, सत्ता के 2 केंद्र बने तो काम नहीं हुए जनता के। एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, एक का नेतृत्व सचिन पायलट साहब कर रहे थे। सदन में भी झगड़ा, सड़क पे भी झगड़ा, अव्यवस्था फैल गई। इसलिए लेकिन अब तो पोस्टर में दोनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तो पोस्टर में बीजेपी को लाना चाहती, लेकिन अब तो पोस्टर में दोनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। चुनाव क्या फर्क पड़ता है? डोटासरा साहब का भी आ गया। जनता जानती नहीं है क्या क्या बोल गए? नहीं, पोस्टर पे तो एक दिखाई दे रहे हैं। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता जानती नहीं क्या क्या बोल गए अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब के बारे में। सब कुछ ठीक है,
राजस्थान बीजेपी में हाँ, सब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कितनी सीटें आएंगी आपकी? प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। नंबर दे दीजिए सर, कोई एक नंबर। प्रचंड बहुमत आ गया ना। कुछ तो सीटें छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए। प्रचंड बहुमत मैं कह रहा हूं। सवाल फिर वही होगा कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा जैसा बीजेपी परंपरा होती है, या विधायक चुनेंगे विधायक दल का नेता? देखिए, विधायक दल की बैठक होती है जी, उसी में ही फैसला होता है, लेकिन संसदीय बोर्ड हमारा निर्णय करने की सर्वोच्च संस्था है, उसका रोल रहता है। तो क्या कोई सांसद होगा सीएम? देखिए, मेरा विषय नहीं है ना, मेरा विषय नहीं है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ये विषय संसदीय बोर्ड का है सर। लेकिन मेघवाल के लिए कहा जाता है, जो मेघवाल जाती है, कि उनका इंक्लिनेशन थोड़ा कांग्रेस की तरफ रहता है। बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली, जो आप बार बार यूज कर रहे हैं कि आपको कोई आगे किया, तो कहीं साइलेंट सीएम फेस तो नहीं आप? नहीं, ऐसा नहीं है जी। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को यूज किया, और मोदी जी जब 2014 में आए और सेंट्रल हॉल में उन्होंने जब ये भाषण दिया कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और गरीबों के लिए समर्पित होगी, तो गरीब मोदी जी की योजनाओं का केंद्र बिंदु था। पीएम आवास गरीब, शौचालय गरीब, आयुष्मान गरीब, उजाला गरीब, उज्ज्वला गरीब। तो गरीब में अधिकतर SC/ST के लोग गरीब हैं। उनको लगा कि हमारे तो कच्चे मकान थे, किसने बनाए? मोदी जी ने। इसलिए वो मोदी जी की ओर आकर्षित हुए। ये विषय बड़ा है, छोटा सा जवाब, क्योंकि सुशासन और डेवलपमेंट के माध्यम से जनता आकर्षित हुई मोदी जी की नीतियों से। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, सभी लोग शायद उसको सुनना भी चाह रहे होंगे, टीवी के दर्शक भी। दो नेता जो काफी प्रिय है आपको भी रहे, तो मैं कैलाश मेघवाल जी की अगर बात करूं, क्योंकि ये सिलसिला, ये मौसम ऐसा है कि पार्टी कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लौटकर वापस आ रहे हैं। और देवी सिंह भाटी जी की बात करूं, जो कि लंबे अंतराल के बाद पार्टी में वापस लौटकर आए हैं, तो एक को तो शामिल कर लिया गया और एक को जाने दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? और दोनों ही आपके प्रिय हैं। देखिए, ये अनुशासन समिति का काम था, ये भी मेरा काम नहीं था। अब कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक देवी सिंह जी भाटी जी का विषय है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया, और आपने देखा होगा, हमने भी मुलाकात करके उनको कहा कि श्री कौलायत में भी कमल खिलाना इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन्हीं बातों के साथ अर्जुन राम मेघवाल जी। और मेरा अनुरोध, आप प्लीज मंच पर बने रहे, क्योंकि न्यूज़ 18 की तरफ से मोमेंटो भेंट करके आपका हम सम्मान करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रविंद्र, थैंक यू अपर्णा। आपसे निवेदन है अर्जुन राम मेघवाल जी, कृपया मंच पर बने रहें। और आपको सम्मानित करने के लिए स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे अमीश देवगन जी को, मैनेजिंग एडिटर न्यूज़ 18 हिंदी। कृपया मंच पर पधारें।